आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नेपाल की नदी में गिरी महाराष्ट्र के यात्रियों से भरी बस। पीएम मोदी का यूक्रेन दौरा जंग खत्म कर सकता है, यूएन चीफ ने जताई उम्मीद। कोलकाता कांड के आरोपी संजय राय पर कसा गया शिकंजा, कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले में परिवार का आरोप, पुलिस ने 12 घंटे थाने के बाहर करवाया इंतजार। रूस में घुसकर जेलेंस्की की सेना ने कर दी बड़ी गलती, भड़के पुतिन। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम अमेरिका और इजराइल के लिए कितना बड़ा खतरा। मिल गया दुनिया का सबसे बड़ा हीरा, जाने क्या है कीमत। आरबीआई का नया नियम, फास्टैग में बार-बार रिचार्ज का झंझट खत्म। इस सीरीज के प्रचार के लिए अरशद ने साधा प्रभास पर निशाना, ओटीटी ने दिया शांत रहने का निर्देश। और दिनेश कार्तिक को अचानक मांगनी पड़ी माफी, एमएस धोनी से जुड़ा है मामला। नेपाल में 40 भारतीय यात्रियों से भरी बस एक नदी में गिरने से 15 से 16 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। महाराष्ट्र के राहत और पुनर्वास मंत्री अनिल पाटिल ने मीडिया को इसकी जानकारी दी है। बस में सवार 40 यात्री महाराष्ट्र से थे। हालांकि नेपाल के स्थानीय अधिकारियों ने अभी तक हादसे में कम से कम 11 लोगों की मौत की बात कही है। भारतीय नंबर प्लेट वाली ये बस पोखरा से काठमांडू जा रही थी। अखिल पाटिल ने मीडिया को बताया कि जलगांव के जिला कलेक्टर की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार करीब 41 पर्यटक घूमने के लिए नेपाल गए थे। बताया गया है कि उनकी बस नदी में गिर गई है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने उम्मीद जताई है कि प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन यात्रा रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने में मदद कर सकती है। बता दें कि पीएम मोदी यूक्रेन के दौरे पर है, वह पोलैंड से यहां पहुंचे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा है कि यूएन चीफ को उम्मीद है कि पीएम मोदी की यूक्रेन यात्रा से युद्ध को समाप्त करने में मदद मिलेगी। उनसे यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बीच प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के बारे में सवाल पूछा गया था। डुजारिक ने जवाब दिया कि हमने कई राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुख को इस क्षेत्र की यात्रा करते देखा है। हमें उम्मीद है कि ये यात्राएं हमें यूएनजीए के प्रस्तावों और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार संघर्ष को कम करने के हल के करीब लाएगी। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी महिला चिकित्सक के साथ हुई दरिंदगी के केस में सीबीआई ने जांच तेज कर दी है। इस बीच आज एक विशेष अदालत ने मामले के आरोपी संजय राय को झटका देते हुए 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सीबीआई की संजय राय से पूछताछ के बाद कई खुलासे हुए हैं। एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि संजय राव किसी बहसी से कम नहीं है, वो पूछताछ के दौरान भी हंसता रहा। साइको रिपोर्ट में सामने आया है कि संजय राय एक पशु प्रवृत्ति वाला व्यक्ति है और यौन विकृत भी है, जबकि देखने में वह एक साधारण व्यक्ति लगता है। सीबीआई के अधिकारियों ने कहा है कि अपराध स्थल पर संजय राव की मौजूदगी की पुष्टि तकनीकी और वैज्ञानिक साक्ष्यों से हुई है, लेकिन वे डीएनए परीक्षणों के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के बदलापुर में 2 मासूम बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आने के बाद से शहर में अव्यवस्था देखी जा रही है। गुस्साए स्थानीय लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस की लापरवाही और राजनीतिक हस्तक्षेप के बाद उनका गुस्सा और भी बढ़ गया है। पीड़ित बच्ची के परिजनों ने अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज करने में देरी करने का आरोप लगाया है। इसके कारण भी लोगों का गुस्सा बढ़ा है। परिजनों के मुताबिक 3.5 साल की बच्ची के साथ हुए यौन उत्पीड़न को लेकर उसकी मां शिकायत करने पुलिस स्टेशन पहुंची। पुलिस ने तत्काल शिकायत दर्ज करने के बजाय उन्हें स्टेशन के बाहर 12 घंटे तक बिठाए रखा। रूस के अंदर 2 सप्ताह पहले यूक्रेन ने हमला बोला था। यूक्रेन ने रूस के अंदर बड़े इलाकों पर कब्जा कर लिया, लेकिन यूक्रेन का यह हमला अब उसके लिए ही मुसीबत बनने लगा है। यूक्रेन के हमले से भड़के पुतिन ने अपनी सेना को यूक्रेनी इलाकों पर कब्जा करने का आदेश दिया है। रूसी सेना तेजी से यूक्रेन के अंदर बढ़ रही है, जिसे लेकर चेतावनी दी गई है। यूक्रेन के पूर्वी शहर प्रोकोस्व को अधिकारी खाली करने की चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन कई निवासी वहां से नहीं जाना चाहते हैं। कुछ माता पिता तो जबरन निकासी से बचने के लिए अपने बच्चों को अधिकारियों से छिपा रहे हैं।
ईरान के इजराइल और अमेरिका से तनातनी के बीच ऐसे संकेत मिले हैं जो कहते हैं कि वह तेजी से परमाणु बम बनाने पर काम कर रहा है। हाल ही में अमेरिका की एक कमेटी ने कहा है कि ईरान जल्द ही परमाणु हथियार हासिल करने की कगार पर है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि ईरानी शासन के पास परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त सामग्री है, वो इस पर आगे बढ़ रहा है। ऐसे में दुनिया भर की नजर इस पर है कि ईरान का अगला कदम क्या होगा। खास तौर से तेहरान में हमास नेता की हत्या के बाद ईरान गुस्से में है। यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट में फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज के एंड्रिया स्ट्राइकर के हवाले से कहा गया है कि तेहरान अगले 4 महीनों में कम से कम 13 परमाणु हथियारों के लिए हथियार ग्रेड यूरेनियम का उत्पादन कर सकता है। कनाडा की हीरा कंपनी लुकारा डायमंड ने अफ्रीकी देश बोत्सवाना में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा खोजा है। क्लिनन डायमंड के बाद यह सबसे बड़ा हीरा है। क्लिनन को करीब 1 सदी पहले खोजा गया था, उसके बाद अब जाकर इतना बड़ा हीरा मिला है। क्लिनन तो खैर ब्रिटिश रॉयल फैमिली के ज्वेलरी में लगा है। दक्षिण अफ्रीका में अपनी खनन कंपनी चलाने वाले और दुनिया में सबसे बड़ी हीरा कंपनी के पूर्व एग्जीक्यूटिव क्लिफर्ड एल्फिन ने कहा है कि यह सैकड़ों सालों में होने वाली दुर्लभ घटना है। यह हीरा मिलते ही इसे खोजने वाली कंपनी लुकारा के शेयर में 40% का उछाल आया। माना जा रहा है कि यह हीरा $40 मिलियन यानी 335 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत का है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों के लिए एक नया नियम पेश किया है, जिसके तहत कुछ सर्विस जैसे फास्टैग और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के ऑटो रिप्लेसमेंट पर कोई प्री डेबिट नोटिफिकेशन जारी नहीं करेंगे। साथ ही आरबीआई ने फास्टैग और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड को ई पेमेंट फ्रेमवर्क में शामिल कर लिया है। इन पेमेंट सिस्टम में अमाउंट तय लिमिट से कम होते ही कस्टमर्स के अकाउंट से पैसे ऑटोमेटिक जुड़ जाएंगे। इसका मतलब है कि अब फास्टैग यूजर्स को बार बार फास्टैग रिचार्ज नहीं करने की आवश्यकता होगी। ऐसा कहा जा सकता है कि अब कस्टमर्स के लिए फास्टैग रिचार्ज करने का झंझट समाप्त हो जाएगा। ई पेमेंट फ्रेमवर्क को साल 2019 में बनाया गया था। फिल्म डंकी की औसत कामयाबी के बाद निर्देशक राजकुमार हिरानी अब ओटीटी की तरफ अपना रुख कर चुके हैं। अपनी पहली सीरीज के कुछ एपिसोड का निर्देशन भी वह कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल उन्होंने सीरीज के निर्देशन का जिम्मा अपने सहायक रहे अमीर सत्यवीर सिंह को सौंपा है। सीरीज की कहानी पर ओटीटी डिज्नी प्लस हॉटस्टार की हरी झंडी उनको मिल चुकी है और पता चला है कि इस सीरीज के लिए सुर्खियां बनाने को अरशद वारसी ने इदारतन प्रभास पर निशाना साधा है। साउथ सिनेमा के फिल्म स्टार नानी बीते दिन मुंबई में थे। अपनी अगली फिल्म के हिंदी संस्करण के प्रचार के लिए मुंबई आए अभिनेता ने अपने उन बयानों के लिए माफी भी मांग ली है, जिसके चलते उनके और अरशद वारसी के फैंस के बीच विवाद शुरू हुआ। अरशद वारसी ने ओटीटी पर पहुंची फिल्म कल्कि 2898 AD को लेकर पहले तय योजना के मुताबिक प्रभास पर निशाना साधा, लेकिन ये निशाना जाकर लगा साउथ सिनेमा के आत्मसम्मान पर। एक के बाद एक लोगों ने उनको घेरना शुरू कर दिया, तो इस मामले को लेकर वह ओटीटी भी सक्रिय हुआ, जिसके लिए अरशद वारसी अपनी अगली सीरीज करने जा रहे हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक को अचानक सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ गई। कार्तिक ने कहा, भाई लोग बड़ी गलती हो गई। पूर्व भारतीय कप्तान MS धोनी से जुड़े इस मामले पर कार्तिक को सबके सामने माफी मांगनी पड़ी। कार्तिक ने माफी मांगने के बाद कहा कि मुझे अपनी गलती का एहसास बाद में हुआ। दरअसल कार्तिक ने तीनों फॉर्मेट के लिए ऑल टाइम भारतीय की 11 चुनी थी। क्रिक बज़ पर एक शो में कार्तिक ने इस टीम का चुनाव किया था। हालांकि कार्तिक ने अपनी 11 में MS धोनी को शामिल नहीं किया था, जिसका उन्हें बाद में एहसास हुआ और फिर उन्होंने सबसे माफी भी मांगी। उन्होंने धोनी को अपनी ऑल टाइम इंडिया 11 में नहीं चुना। कार्तिक ने अपनी गलती के बारे में कहा, बड़ी गलती हो गई। सही में यह एक बड़ी गलती थी। जब एपिसोड आ गया तब मुझे इस बात का एहसास हुआ।